आज पढ़ेंगे कल कल परसों में तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अमेंडमेंट पढ़ना है, ठीक है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अमेंडमेंट बहुत चलेगा तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। इंडिया का फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स की आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। फिर आती है फंडामेंटल डीपीएसपी, सॉरी डीपीएसपी। उसके आर्टिकल क्या है? 36 से लेके 51। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A है ना। फिर 52 से लेकर 62 तक है तुम्हारा प्रेसिडेंट का आर्टिकल। यही भी तुमको यूनियन एग्जीक्यूटिव्स का भी आर्टिकल मिलेगा इस तरह। चलो पढ़ते हैं। बोले कि फंडामेंटल आर्टिकल कितने हैं, है ना। देयर आर 6 टाइप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर तुम देखोगी तो 6 टाइप के है ना। देयर आर 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 6 टाइप की जो है ना फंडामेंटल राइट्स दी गई है इंडियन सिटीजन्स को, ठीक है। कौन कौन सा दी गई एक बार देखते हैं। राइट टू इक्वल, इसको पहले ऐसे याद करना है, एग्जाम में ऐसे भी आती है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28। कल्चरल एंड एडुकेशन राइट आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी ये आर्टिकल 14 से 18 है। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24 है, ठीक है। और तुम्हारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, स्क्रीन चला गया है क्या? ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के आर्टिकल है आर्टिकल 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट आर्टिकल 29 से 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है कि क्या ये जब आई थी फंडामेंटल राइट्स तो क्या वो 6 थी? नहीं, पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थी। रुको 1 मिनट। तो ये तो हो गया। तो हम क्या बोल रहे थे, क्या क्या फंडामेंटल राइट्स आई थी तो क्या वो 6 थी? नहीं, पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थी। तो कौन सा फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया गया है? तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना, बोला कि ओरिजिनली देयर वाज आल्सो राइट टू प्रॉपर्टी लिस्टेड एज ए फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 31। ये आपका आवाज कट के आ रहा है। डिस्टर्बेंस आता है ना, बहुत दिमाग में आता नहीं, इंटरनेट एकदम डिस्टर्बेंस करने लगता। तो मैं क्या बोल रही थी कि जब फंडामेंटल राइट्स आई थी तो वो 7 फंडामेंटल राइट्स थी, ठीक है ना। राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये पहले फंडामेंटल राइट्स थी, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी क्या थी? फंडामेंटल राइट्स। कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 31, याद रखना। राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट्स थी और कौन सा आर्टिकल थी? आर्टिकल 31, ठीक है। लेकिन 1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है, ठीक है। हटाकर कहाँ उसको डाला गया है, मतलब रिमूव कर दिया गया। फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया और रिमूव करके कौन सा आर्टिकल के अंदर डाला गया है? आर्टिकल 300A पार्ट 12, ठीक है ना। पार्ट 12 के अंदर डाल दिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 के अंदर डाल दिया गया है। यानी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर ही कि राइट टू प्रॉपर्टी को कौन से अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट से रिमूव किया गया था? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 कहाँ पे उसको लाकर डाला गया था? आर्टिकल 300A इन पार्ट 12। और क्या बना दिया गया? फंडामेंटल राइट से बोला गया कि अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना वो लीगल राइट होगी, ना कि फंडामेंटल राइट्स होगी, ठीक है। हो गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंडिया ड्रो सिग्निफिकेंट इंस्पायरेशंस फ्रॉम द यूएसए। हम लोग फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए हैं। यूएसए के किस चीज से? बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट, यूनाइटेड स्टेट्स की जो बिल ऑफ राइट्स है हम लोग वहां से ही फंडामेंटल राइट्स को लिए हैं,
ठीक है, इसको बोला जाता है माग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, और ये लीगली इनफोर्स्ड है। मैं हमेशा बताती हूँ कि फंडामेंटल राइट, ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी, ठीक है, ये दोनों लीगली इनफोर्स नहीं, लेकिन फंडामेंटल राइट लीगली इनफोर्स है। कैसे, किस तरह से? अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो तुम कोर्ट जा सकती हो, है ना, कि सर मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर किस तुम्हारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो उसको जो करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा, या फिर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा पॉलिसी लाई जिससे तुम्हारा फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा तो उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा, है ना। तो फंडामेंटल राइट क्या है? लीगली है, लीगली इन्फोर्स है, ठीक है। हम लोग क्या क्या पढ़े कि फंडामेंटल राइट पहले 7 थी लेकिन अब 6 हो गई है, तो एक किसको हटाए? राइट टू प्रॉपर्टी को हटाए। कौन सा आर्टिकल, कौन सा था? 31, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया था? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। अच्छा, अब ये क्या है? अब ये एक लीगल राइट्स है, और कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? आर्टिकल 300A पार्ट 12 के अंदर आती है। हम लोग फंडामेंटल राइट लिए कहाँ से हैं? यूएस से लिए हैं, यूएस के बिल ऑफ राइट से लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स एक लीगल इनफोर्स है ना, लीगली इनफोर्स है। चलो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। ऊपर अब ये एक एक करके पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आती है, ठीक है ना। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स कौन सा पार्ट में है? तो पार्ट 3, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में तुमको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे? पार्ट 3 में। तो हम लोग अभी ऊपर पढ़े हैं कि 6 फंडामेंटल राइट्स है। पहला फंडामेंटल राइट्स का नाम क्या है? राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। अगर तुम लोगों का नेट सेट क्लियर हो जाएगा, तुम लोग ग्रेजुएशन लेवल पे इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो वहां पे तुमसे फंडामेंटल राइट्स पूछता है। जैसे कॉलेज के लिए अगर तुम जा रही कि कॉलेज में मुझे पढ़ाना, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो वहाँ पूछता है, पूरे एक क्लाइंटर से पूछेगा कि ठीक है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर क्या क्या फंडामेंटल राइट्स आ रही, तो इस तरह से पूछेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना। राइट टू इक्वलिटी जो है फर्स्ट, है ना, फर्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी। इसका आर्टिकल है 14 से 19 18 सॉरी। आर्टिकल 14 में क्या बोला गया है? इक्वलिटी बी फॉर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बी फॉर लॉ, सुन लो मेरी बात, इक्वलिटी बी फॉर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब इसका एक क्वेश्चन भी आया था। ये पता है क्या है? ये का, कानून बोलो, तुम लोग समझ पाइए कानून क्या बोल रहे थे। लॉ बोलो, गवर्नमेंट, है ना। कानून के नजर में सब बराबर है, सब, चाहे वो फॉरनर हो, ठीक है। बोला पहले लॉ मैंने रखता है ना, चाहे वो फॉरनर हो, चाहे वो इंडियन हो, ठीक है। अगर किसी का आर्टिकल 14 वायलेट होता है, ठीक है ना, तो वो एक तुम्हारा क्राइम हो जाएगा। तो इसलिए बोला आर्टिकल 14 सभी लोगों को इक्वलिटी देता है। बोला कि पहले इक्वलिटी है, इक्वलिटी बी फॉर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन, मतलब लॉ से भी पहले मेरा इक्वलिटी है, हमको सभी को इक्वल इक्वल लॉ देना है, सारे लोग को, चाहे वो फॉरनर हो, चाहे वो इंडियन हो, इक्वलिटी बी फॉर लॉ मिलेगा, ठीक है। जैसे एक पर्सन इंडियन है, ठीक है, और एक पर्सन फॉरनर है, तो इंडियन उठ जाएगा और फॉरनर को मार देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इक्वलिटी बी फॉर लॉ है इंडिया में, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि हम लोगों के लिए सभी लोगों को इक्वल प्रोटेक्शन देना है, चाहे वो फॉरनर हो चाहे वो इंडियन हो, ठीक है। आर्टिकल 15, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। बोल रहा है कि अगर प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, सेक्स मतलब लड़का लड़की, कास्ट, रेस, ब्लैक, गोरा हो काला हो, या रिलीजन्स के में हिंदू मुस्लिम करके अगर तुम डिस्क्राइमिनेशन करते हो, है ना, तो तुम्हारा आर्टिकल 15 का वॉलेशन है। तो यहाँ पे क्या बोला कि रोकना है, आर्टिकल 15 रोकती है कि भाई आप डिस्क्राइमिनेशन नहीं कर सकते हैं रिलीजन्स के बेस पर, रेस के बेस पर, कास्ट के बेस पर, सेक्स के बेस पर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर आप डिस्क्राइमिनेशन नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल 15 बोलती है। मान लो कि कोई एक पर्सन है ये, ठीक है, और ये पर्सन है, ये एक लोअर क्लास के लोग हैं, ये एक अपर क्लास के लोग हैं, ठीक है। ये आता है यहाँ पे और ये इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है रिलीजन्स के बेस पे, कास्ट के बेस पे, कि तुम ना छोटे जात के लोग हो,
ठीक है। तो ये तुम्हारा आर्टिकल 15 रोकता है, तो फिर तुम अब इसका वायलेशन हुआ, ये जाके कोर्ट में बोलेगा सर मेरा आर्टिकल 15 का वायलेशन हो रहा है, देखिए मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा, कास्ट जात पात किया जा रहा है ना, तब जाके इस पर्सन को जेल में डाल दिया जाएगा। क्योंकि आर्टिकल फंडामेंटल राइट 15 में साफ साफ बोला गया है डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है। रिलीजन्स के बेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, रेस के बेस पर आप कि वो काला है वो ब्लैक है ना। हालांकि इंडिया में रेस के बेस पे नहीं होता, लेकिन देखो इसको भी रखा गया है, कास्ट सेक्स कि तुम लड़का हो तुम लड़की हो, इस तरह डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, प्लेस ऑफ बर्थ के नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब का अगर वैकेंसी निकलेगी तो वो सबों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है या फिर कोई ऊंचा जात के लोग हैं या फिर कोई बड़ा धर्म है तो उनको पहले हम ज्यादा देंगे, है ना, और जो छोटा धर्म उसको नहीं, इस तरह का नहीं होगा। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक ना। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छूत छात को खत्म करना। देखो 17 आर्टिकल में बोला है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मैं ये वाली स्टोरी हमेशा सुनाती थी कि एक मतलब कि वो मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी कि मतलब कोई विलेज एरिया था, वहां से कोई बराती क्रॉस कर रही थी, ठीक है, तो वहाँ जो बराती क्रॉस हो रहा था वो लोअर कास्ट से बिलोंग कर रहे थे, ठीक है ना। तो वो एक गांव से जब क्रॉस कर रहे थे तो वहां पे एक नल था, तो बराती को प्यास लगा तो वो पानी पीने लगे। जब पानी पीने लगे तो गांव के लोगों ने बहुत मारा बाराती को। तो मारा तो क्या, वो लोग नहीं बचे, क्यों नहीं बचे, क्योंकि आप आर्टिकल 17 का उल्लंघन किए, है ना। तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छूत छात को खत्म करना। उनको क्या बोला गया, पूरा पानी फेंक दिया, बोले नहीं क्या आप छोटे जात होकर कैसे हम लोगों का ये नल छू लिए, तो इस तरह से उन्होंने मारा, मार के पानी पूरा फेंक दिया, तो उन लोगों को फिर सजा भी मिला, क्योंकि भाई देख लो, अब अगर कोई करता है अनटचेबिलिटी तो उनको सजा मिलेगा। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टैटल खत्म किया। कौन सा टैटल खत्म किया, जैसे पहले था राय बहादुर का टाइटल मिलता था। उसके बाद नाइट वुड का तुमने सुनी होगी, नाइट वुड करके टाइटल हुआ करता था, है ये सब। सर का टाइटल मिलता था, है ना। ये सब टाइटल को खत्म किया गया है, लेकिन अभी भी मिलिट्री जैसे महावीर चक्रा, ठीक है, पीएचडी का जो टाइटल होता है फिलोसफर ऑफ डॉक्टर, ये सब का टाइटल है, ऐसे याद रखना। एकेडमिक 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 टाइटल और मिलिट्री टाइटल छोड़कर सारे टाइटल को खत्म कर दिया गया, ठीक है। एकेडमिक जैसे तुम्हारा हमें बताया ना कि पद्म विभूषण है ना, ये सब जो अवार्ड मिलता है या फिर पीएचडी का जो मिलता है, पीएचडी से पहले जो नाम से पहले लगता है सर, है ना, डॉक्टर, डॉक्टर का जो पीएचडी करता है उसका नाम से पहले डॉक्टर लिखा जाता है ना, तो वो सब नहीं छीन सकते क्योंकि वो एकेडमिक है। अच्छा मिलिट्री में परमवीर चक्र ऐसे करके मिलता है, लेकिन वो एक टाइटल दिया जाता है, ठीक है। तो सिर्फ मिलिट्री और एकेडमी छोड़कर सारा टाइटल खत्म किया कर दिया गया है, ठीक है। आ जाओ, ये वाला समझ में आया कि नहीं मुझे पहले बताओ, ये वाला राइट टू इक्वलिटी समझ में आया ना, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18, ठीक है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ जी। हाँ ठीक। चलो अब देखेंगे राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम के अंदर जो पहला आर्टिकल आएगी आर्टिकल 19, ठीक है। इसको राइट टू फ्रीडम बोलेंगे, है ना। राइट टू फ्रीडम के अंदर आएगी आर्टिकल 19 से 22। आर्टिकल 19 को 6 पार्ट में बांटा गया है। आर्टिकल 19 को, और ये एग्जाम में 2 बार 3 बार क्वेश्चन आई हुई है ना, 2 बार 3 बार क्वेश्चन आई हुई है कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बैठाओ या फिर इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 19 का आर्टिकल है, ठीक है। तो भाई देखो ये 6 हम लोग को याद करना ना सारा क्रोनोलॉजिकल, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक तो इसमें से आती है, एक नीचे में वो दिखाऊंगा उससे भी आती है, ठीक है ना। राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये ए है या 1 नंबर बोल सकती हो तुम, जो भी, ठीक है ना। आर्टिकल 19 के अंदर जो पहला आर्टिकल है, जो पहला आ रहा है ना, राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब तुमको बोलने की आज़ादी है, तुमको एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है, तुमको बोलने की फ्रीडम है, तुमको एक्सप्रेशन अपना कोई भी जो भी तुम्हारा थॉट है तुम उसको एक्सप्रेस कर सकती हो, ठीक ना। राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, मैं तुम लोग को एक ऐसे याद करा सकती हूँ, पता नहीं याद होगा कि नहीं, कि जैसे पहले जमाने में क्या होता था
मैं ऐसे ही याद की हूँ, मैं ऐसे ही याद की हूँ उसको, कि जैसे कि लड़कियों को पहले का कहीं जाने नहीं देता था, है ना? बोलने भी नहीं दिया जा रहा था, कि तुम बोल भी नहीं सकते हो, हैं? एकदम चुपचाप से घर में रहना है, सिर्फ मेल को ही ज़्यादा पावर मिलता था। तो समझो एक घर है, ठीक ना? उस घर में उस लड़की लोग को बोलने का कोई अलाउ नहीं था, लेकिन एक लड़की आई, तो वो अपने घर से फ्रीडम माँगती है कि हमको बोलने की फ्रीडम दीजिए, एक्सप्रेशन करने की फ्रीडम दीजिए। तो उसको सबसे पहले जो फ्रीडम मिला ना, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था, ठीक है? फिर वो बोली कि हमको ना राइट टू असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म। असेंबली मतलब क्या, एक इस तरह से ग्रुप बनाकर बैठना, है ना? पीसफुली असेंबली करना मतलब होता है ना कि कोई छोटा सा ग्रुप ग्रुप बना के मूवमेंट वूवमेंट टाइप का करते वो, लेकिन आर्म्स नहीं रखेंगे। तो वो अपने घर में फिर बोलती है कि घर में और भी लेडी है, तो हम लोग सब कोई साथ मिलकर बातचीत भी करेंगे, असेंबल करेंगे पीसफुली, किसी तरह का आर्म्स नहीं रखेंगे। तो उसको वो भी मिल गया आज़ादी, ठीक है। फिर राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर वो बोलती है कि मैं अब सबको एक दूसरे से साथ जोड़ेंगे, एसोसिएशन करेंगे, है ना? पहले तो वो अपने लिए फ्रीडम मांगती है, फिर बोलती है कि हम सबको एक में मिलाएंगे जितने लेडी है, ठीक है। अपने घर में और भी सब लेडी को बोलने नहीं दिया जा रहा था, तो फिर वो बोलती है हम सबको सबको साथ लेके चलेंगे। फिर उसको एसोसिएशन कर लेती है, मतलब जोड़ लेती है, बड़ा एसोसिएशन यूनियन से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, ऐसे, ठीक है। फिर अपने घर में बोलती है ना कि हमको जाना है, बाहर जाना है, इंडिया, हमको इंडिया में ही घूमना है, लेकिन बाहर, राइट टू मूव फ्री थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मुझे इंडिया के अंदर ही जाने का फ्रीडम दीजिए, कहीं पर भी मैं जाऊँ, इंडिया के अंदर ही, कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ, उसका फ्रीडम दीजिए। तो उसको फिर वो भी फ्रीडम मिल गया कि ठीक है जाओ। पहले तो वो बोलने की आज़ादी मांगी, फिर वो घर में असेंबल बनाने के, कि सब लोगों को बताएंगे हाँ हाँ बोलना चाहिए, ये वो जो भी, मतलब पता नहीं याद होगा कि नहीं, लेकिन हम ऐसे याद किए। फिर उसके बाद एसोसिएशन करती है, सबको जोड़ के रख लेती है, किसी यूनियन के साथ जोड़ लेती है कि हाँ, मतलब एक कोऑपरेटिव बन जाता है कि अब हम लोग बोलेंगे, ऐसा नहीं चुप-चुप रहेंगे। फिर उसके बाद वो अपने घर में बोलती है कि हमको जाने की आज़ादी दीजिए, इंडिया में कहीं पर भी जाने की आज़ादी दीजिए, ठीक है। फिर वो बोलती है कि अब मैं घर में नहीं रहूँगा, मैं घूर-घार के आ गया, अब मुझे इंडिया के किसी भी पार्ट में रहना है। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, मुझे रहना है। तो घर से आज़ादी मिलेगी, ठीक है, जाओ तुम इस घर में मत रहो, जाओ तुमको जहाँ रहना है रहो। फिर बोलती है अपने घर से परमिशन माँगती है अपने पापा से कि अब हम इंडिया के किसी भी पार्ट में जॉब करना चाहते हैं, मतलब ऑक्यूपेशन मतलब कोई काम करना, ट्रेड करना या बिज़नेस करना। आप हमको फ्रीडम दीजिए कि हम कहीं पर भी इंडिया के किसी भी पार्ट में कोई भी प्रोफ़ेशन, कोई भी जॉब कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है। पहले मुझे बताओ तो आर्टिकल 19 में पहला क्या बोला गया है? राइट टू फ्री, सॉरी हम नहीं बताएँगे। आर्टिकल 19 में पहला क्या बोला गया है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और दूसरा में क्या बोला गया? राइट टू असेंबल। तीसरा में क्या बोला गया? एसोसिएशन। सबको एक जगह में करना। हाँ, राइट टू एसोसिएशन। फोर्थ में क्या बोलती है वो? राइट टू मूव इंडिया। हाँ, रिसाइड, है ना, इंडिया के अंदर ही कहीं मैं जाऊंगा, है ना, घूमने, ठीक है ना? हाँ, इंडिया में हाँ हर जगह घूमने की आजादी। हाँ। और फिफ्थ में क्या बोलती है? फिफ्थ में रहने के लिए। कि हाँ, इंडिया में हाँ किसी भी जगह पर हम रह सकते हैं। हाँ हाँ और हाँ उसके बाद ताकि हमको काम करना है हाँ। कहीं भी और जाना लास्ट में ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड याद रखना, है ना? इस तरह से है। हाँ, एग्जाम में आएगी, क्वेश्चन आएगी, तुम लोग बैठा लेना। ये 2 बार 3 बार क्वेश्चन आई हुई, तो इस वजह से मैं ये ला दी, मतलब ये समझा दी। आर्टिकल 14 क्या बोलती है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शंस फॉर ऑब्सेंस। आर्टिकल 20, सॉरी, आर्टिकल 20 बोल रही है कि जो जो तुम्हारा क्रिमिनल होते हैं ना, उनको भी प्रोटेक्शन देना है। बोलो क्यों? तुम सुनी होगी निर्भया केस में, निर्भया केस का एक दोषी था, वो जहर खा लिया, तो वो आर्टिकल 20 का उल्लंघन है। उसे घर वाले आके बोलेंगे कि सर आर्टिकल 20, मेरा आर्टिकल 20 का उल्लंघन हो रहा है। इसमें बहुत बड़ा है आर्टिकल 20, बहुत पढ़ोगी तो, लेकिन बिकॉज इतना आता नहीं है, ये सिर्फ एक लाइनिंग से मैं करा रही हूँ। जो मेन इंपॉर्टेंट जो आता है उसको मैं ज़्यादा करा रही हूँ। खाली ऐसे याद करना कि आर्टिकल 20 में क्या बोला गया है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑब्सेंस आएगा, तो ये मेन है, ठीक ना? जो ऑब्सेंस, जो तुम्हारे क्रिमिनल होते हैं, उनको भी प्रोटेक्शन देना है, ठीक ना? आर्टिकल 20 में बोला गया है कि लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक ना? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पता है तुम लोगों को? आर्टिकल 21 ए में राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 ईयर के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। आर्टिकल 22 में बोला गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। सुनो,
किसी भी पर्सन को अगर डिटेन कर लिया जाता है या अरेस्ट कर लिया जाता है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल 22। तुम देखना अभी नहीं, जब जब कभी कोई प्रोटेस्ट होता है, ठीक ना, पुलिस आती है, बहुत सारे लोगों को लेके जाती है, तो वो अरेस्ट नहीं करती, वो डिटेन करती है, ठीक है ना। तो वो डिटेन करती है, तो आर्टिकल 22 का यूज करके जाके पूछा जाता है कि आपने क्यों डिटेन किया, है ना, क्या रीजन था। मतलब अरेस्ट, वो वाला अरेस्ट एक लीगली अरेस्ट अलग हो गया, ये डिटेन करते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो वो आर्टिकल 22 के आगे, आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग मान लो कि ये पर्सन है, ठीक है ना, इसको पुलिस लाके जेल में डाल दी। अब इसका जो भी वकील होगा वो आके पूछेगा आर्टिकल 22 का यूज करके कि आपने क्यों उसको जेल में डाला है, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24, ये एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 23 में क्या बोला गया है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है ना, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, तुमको पता होगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, लड़कियों को, बच्चों को चोरी करके बाहर कंट्री में बेचा जाता है, ठीक है, और जबरदस्ती उनसे जॉब भी करवाया जाता है, फोर्स लेबर करवाया जाता है ना। तो वो, अगर कोई पर्सन, मान लो कोई पर्सन कोई लड़की को बेच रहा है, ठीक है, छोटा सा लड़की को बेच रहा है, तो वो आर्टिकल 22 के अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि भाई रोका गया ना। वुमन ट्रैफिकिंग मतलब क्या समझती हो तुम लोग, जैसे कि औरतों लोग को जाके बाहर कंट्री में बेचा जाता है, छोटे छोटे लड़कियों को जाके बेचा जाता है, फिर छोटा छोटा लड़कों को जाके बेचा जाता है कि वहां पे जबरदस्ती उन लोग से फोर्स लेबर लेबर करवाएं। तो वो सब करने के, वो सब मना किया गया है आर्टिकल 22 में, रोकना है हम लोगों को ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग को, है ना। इसको अगर हम बोलेंगे तो इंसान का, उर्दू में नहीं समझ पाओगे तो, मतलब बेचना, है ना, इंसान को बेचना रोकना है, आप बेचने से रोकना है। छोटी छोटी बच्चियों को, लड़कियों को क्या करते हैं, बाहर कंट्री में बेच देते हैं सेख लोग से, बड़ा बड़ा कंट्री में। अभी वो सुनी ना तुम, स्टेन फाइल के बारे में कौन कौन जानता, बुलाओ, बताओ। स्टेन फाइल के बारे में कौन जानता है, सुषमा जानती है, आरती जानती है, और तुम लोग जानती हो, लक्ष्मी और गीता। स्टीन फाइल देखी ना, वहां पे क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चियों को बेचा गया था, वहां पे जाके ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया गया था, है ना। तो वो क्या है, वही सब रोकना है। और इंडिया में भी उसका एक लगा कि इंडिया में भी गुजरात से और बहुत सारे, अभी जो बच्चे इतने सारे भुला रहे, तो वो लोग क्या करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। थोड़े वो लोग इंडिया में रखते हैं बच्चों लोग को पकड़ कर, नहीं, वो लोग क्या करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। हम ना एक सावधान इंडिया में एक स्टोरी देखे थे, एक लड़की फैशन डिजाइनर पढ़ने इकलौती थी अपने मम्मी पापा का, और वो है ना, अपने अंकल के, मतलब जान पहचान अंकल नहीं है, ऐसी पापा का मतलब एक दोस्त है, ठीक है ना। ऐसे तो किसी पे बिलीव नहीं करना चाहिए आज के जमाने में। तो हम सावधान इंडिया देखते तो इसी में बता रहे हैं, उसमें देखा है कि वो लड़की बोली हम फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करेंगे मुंबई से, और उसके भी फादर इतने बेवकूफ, हाँ हाँ चल जाओ, अपने चाचा ने, मतलब उसके पापा के दोस्त, ठीक है, वहां गई वो पढ़ने के लिए। वो आदमी खूब अच्छे से किया, उसको बेच दिया मतलब। अब वो क्या था, गोवा का, वो लड़की को गोवा ले गया, गोवा के बीच में उसको बेच देता, और वो उसको बाहर कंट्री लेके चला जाता, उसी को बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। लड़कों लड़कियों को बेचना, बच्चों को बेचना, ये लड़कियों को बेचना। तो खैर उसके फादर तो आके, तब मतलब पुलिस आके उसको गोवा का बीच पे पकड़ के लड़की को छुड़ा लेता है। लेकिन वो तो केस दिखाए, लेकिन कितनी सारी लड़कियां जो बिकी होगी, स्टीन फाइल में भी दिखाए, है ना। तो ये आर्टिकल 23 वही रोकता है, आर्टिकल 20। ये नेपाल में बहुत होता है। हाँ, नेपाल में होता रहा, अभी रिसेंट में तो इंडिया में कितना हो रहा था, दिल्ली से कितनी सारी लड़कियां गायब हुई है। तो वो क्या ह्यूमन हाँ, ट्रैफिकिंग के यहाँ शिकार। यहाँ पे ही मैंने देखा था कि हमारे हाँ आसपास में हाँ बोलता है कि हाँ काम देंगे, बाहर हाँ चलो, हाँ फिर हाँ हटाओ आपको, पैसे कर हाँ, पता ही नहीं चलता उन लोगों का कहाँ नहीं, से दूंगे। बाप रे बहुत डेंजर है। ये होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और बहुत डेंजर तरीके से होता है ये, हम बताए थे तुम लोगों को कि मेरी मेरी में से जो, मतलब में से भी बड़ी, मतलब मेरी दूसरी नंबर सिस्टर, उस टाइम हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे, और उनका रिश्ता ढूंढा रहा था। अगुआ लोग होती है जो मैरिटल रिश्ता लगाती है जो, तो वो मेरे घर में आई हुई थी। और मेरी अम्मी उसको पूरा अच्छे से खाना पानी सब खिलाई कि ये मतलब मेरी बहन के लिए लड़का ढूंढ के लाएगी, ठीक है। और फिर 2 दिन बाद दिखा रहा दो कि वो ना लड़कियों को शादी वादी नहीं करती, वो लड़कियों को बेच देती है बाहर में जाकर। तो पकड़ाई थी कि वो लड़कियों का मतलब वही ह्यूमन ट्रैफिकिंग करती है, लड़कियों को ले जाके। तो उस तरह के इंसान से बचना, रखो ऐसा कोई इंसान पकड़ाया तो आर्टिकल 23 का वायलेशन होना, है ना। फिर 24 में क्या बोला कि प्रोविजन रोकना है, 14 साल फैक्ट्री में काम करने
फैक्ट्री में जो बच्चे काम करते हैं ना, उनको काम करने से रोकना है। कितने? 14 ईयर से कम 14 ईयर से कम उम्र के बच्चे को फैक्ट्री में काम करने से रोकना है। मेरी एक बात सुनो, ऐसा बहुत केस हुआ है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे लोग ना फैक्ट्री में काम करते हैं, चूड़ी फैक्ट्री में, है ना, इस तरह के फैक्ट्री में। उन लोगों का हाथ कट गया है, ठीक है। अब हाथ कट जाता है तो उसका पूरा जिंदगी बर्बाद। वो जो छोटा छोटा बच्चा होता है, वो लोग देखा ही क्या, है ना। घर की मजबूरी की वजह से वो लोग तो काम करने के लिए निकल जाता था, लेकिन जब वो फैक्ट्री में जा रहा, किसी का हाथ किसी का पैर कट जा रहा था, तो इस वजह से ये लाया गया, ये आर्टिकल मतलब लिखा गया था कि प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, है ना। फैक्ट्रीज में बच्चों को काम करने से रोकना है, कम से कम 14 ईयर के से कम उम्र के बच्चे को, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीज, ये वाला एग्जाम में आता है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना है। जैसे हम अभी 19 बोले ना, उसी तरह ये भी 2 बार आया हुआ एग्जाम में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28। 25 में क्या बोला गया? फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस। देखो, कॉन्सेंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। आर्टिकल 25 में साफ साफ लिखा गया है कि आपको फ्रीडम है ना, फ्री प्रोफेशन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, प्रोपोगेशन किसके? आपको अपने रिलीजन के बारे में अगर कुछ जानना है तो आपको फ्रीडम है, जो भी जानना है, जो भी ये करना है। आप अपने रिलीजियस रिलेटिव कोई प्रोफेशन करना चाहते हैं, आपको फ्रीडम है। आप अपने रिलीजियस से रिलेटिव को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मतलब होता है ना कि मैं पूजा कर रहा हूँ, हम लोगों का होता है इज्तिमा होता है ना। तो अगर हम लोग करना चाहते हैं कि हम लोग में इज्तिमा होता है, तुम लोग में भी कथा होता है ना, ये सब अगर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल, आर्टिकल 25 आपको फ्रीडम देता है। अगर आपको अपने रिलीजन्स को प्रोपोगेट करना है, जैसे हम लोग में जमाइक जाता है प्रोपोगेट करने के लिए, तुम लोग में भी कुछ होता होगा, तो वो सब आर्टिकल 25 में बोला गया। फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, याद रखो, कीवर्ड है। आर्टिकल 25 में जो कीवर्ड है वो फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, ठीक है, या प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। एक एक कीवर्ड याद करो, उतना ये नहीं। फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस किस में आएगी? आर्टिकल 25 में। और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देती है। आर्टिकल 26 में क्या बोली गई है? फ्रीडम टू मैनेज एंड रिलीजियस अफेयर। तुम्हारे हर हर रिलीजियस का अपना एक अफेयर होता है, काम होता है कि कैसे काम करना है, सबको मैनेज करना है। ये आर्टिकल 26 में बोला गया है, ठीक है, कि आपको अपने रिलीजन से रिलेटिव जो भी काम करना है, जो भी मैनेज करना है, वो आपको फ्रीडम दिया गया है, ठीक है ना। आर्टिकल 27 में बोला गया है फ्रीडम एज ए पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। अब तुम अपने रिलीजन्स को प्रमोट करना चाहते हो ना, तो तुमको उसके लिए टैक्स नहीं लगेगा, तुमको फ्री दिया गया है। तो तुम इसको पूरा ऐसे मत याद करना, खाली याद करना कि टैक्स, फ्रीडम ऑफ टैक्स के बारे कौन सा आर्टिकल में बोला गया? आर्टिकल 27 में। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स, तुम टैक्स भी क्या कर याद कर सकती हो कि टैक्स के बारे में कौन सा आर्टिकल में बोला गया है? तो आर्टिकल 27 में, कि आप कोई भी पार्टिकुलर रिलीजन या किसी भी रिलीजन को प्रमोट करना चाहती हो, तो आप टैक्स पेमेंट करने से फ्रीडम है आपको, ठीक ना। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस at a religion instructions, religion worship in certain education institution। मतलब कि मान लो कि कोई कॉलेज, ठीक है ना, इस कॉलेज में मतलब कुछ ऐसा हो रहा, 2 धर्म के लोग हैं, एक ए धर्म, एक बी धर्म, ठीक है ना। तो बी धर्म अपना कोई रिलीजियस एक्टिविटी कर रहा, ठीक है, और ए धर्म बोला कि हम नहीं आएंगे इसमें, तो बी उसको जिद नहीं कर सकता। गवर्नमेंट में बता रही हूँ, प्राइवेट में नहीं, ठीक है। जैसे प्राइवेट में क्या होता है, जैसे कि अ, जैसे डीएवी में अगर जैसे भजन होता है, तो भजन सबको सुनना चाहिए, हिंदू हो या मुस्लिम, क्योंकि वो प्राइवेट, उसका खुद का डिसीजन है। लेकिन अगर मान लो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो रही है, और कोई स्टूडेंट मुस्लिम है, बोला नहीं सर हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, मतलब एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो वो जिद नहीं कर सकते कि तुमको इन्वॉल्व होना है। ये आर्टिकल 28 बोल रही है। आर्टिकल 28 बोल रही है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस या रिलीजियस वर्शिप में, सर्टेन एडुकेशंस में अटेंड होने के लिए आपको फ्रीडम है, आपकी मर्जी। अगर आपको अटेंड होना है तो अटेंड होइए, नहीं होना है तो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर कोई फोर्स करता है तो आर्टिकल 28 का वायलेशन है। तो ऐसे याद करना, कौन से? आर्टिकल 25 में। मैनेज रिलीजियस अफेयर 26 में। टैक्स फ्री रिलीजियस तुम्हारा आर्टिकल 27 में। फ्रीडम एज टू अटेंड, है ना, अटेंड वाला किस में बोला गया है? आर्टिकल 28 में। ये तुम्हारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन था, ठीक है। एक बार रिवीजन करो तो, आर्टिकल 25 नाम क्या था बोलो पहले? ये फंडामेंटल राइट का नाम क्या था?
Right to freedom of religion. राइट टू फ्रीडम, हाँ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स में 25 में क्या बोला गया है? Freedom of conscience. हाँ, कॉन्सेंस, हाँ कॉन्सेंस की वर्ड से याद करो। 6 में क्या बोला गया है? Manage religion affairs. मैनेज रिलीफ। 7 में क्या बोला गया है? Tax. टैक्स के बारे में। और 8 में क्या बोला गया है? बोलो। अटेंडेंस के बारे में, कि है ना, Worship. हाँ, कि अगर कोई पार्टिकुलर वर्शिप हो रहा है, ये कोई भी, कोई अटेंड हो या ना हो, उसको फ्रीडम, ठीक है। फिर आ गया कल्चर एंड एजुकेशन राइट, आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30, ठीक है। ये पेपर 1 में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो, कल्चर एंड एजुकेशन राइट जो है ना, ये माइनॉरिटी राइट है, ठीक है। माइनॉरिटी, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन देना है। जैसे हम लोग का माइनॉरिटी है ना, मुस्लिम माइनॉरिटी है, तो मुस्लिम का जो इंटरेस्ट है ना, उसको प्रोटेक्शन देना है, आर्टिकल 29। ये तो पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है कि राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 30 बोलती है, आर्टिकल 30, कि अगर कोई माइनॉरिटी है, मान लो कि माइनॉरिटी मुस्लिम हो गई, जैन हो गया, बुद्ध हो गया, है ना, ये लोग माइनॉरिटी है, अगर चाहे कि वो अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश करना चाहती है ना, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को establish वो कर सकती है। आर्टिकल 30 में बोला गया है साफ साफ कि राइट टू माइनॉरिटी को राइट है को स्टैब्लिश कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन कर सके अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। आर्टिकल 6 में बोला गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना। और ये आर्टिकल 32 है, देख लो आर्टिकल 31 नहीं है। बोला कि ऑल इंडिविजुअल को बोला गया है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा, तो आप कोर्ट जा सकते हैं अपने राइट को इन्फोर्स कराने के लिए। इसके अंदर आती है 5 रिट्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल 32 में हम लोग 5 रिट्स पढ़ेंगे, है ना। बोला कि आर्टिकल 32, अभी हम क्या बोले कि आर्टिकल 32 क्या बोल रही है कि अगर भी किसी भी इंडिविजुअल का, है ना, राइट, फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो वो जा सकती है सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट वो जाएगी तो कौन सा आर्टिकल यूज करेगी? आर्टिकल 32, ठीक है ना। अच्छा, यूज करेगी, और उसको 5 चीज यूज करना, जब वो यूज करेगी तो उसके लिए क्या करेगी? रिट, यानी ये वो रिट्स यूज कर रही है ना। जब वो जाएगी तो क्या यूज करेगी? रिट्स। और ये रिट्स कितने हैं? 5 रिट्स। कौन कौन देखते हैं? हेबिस कॉर्पस एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। हेबिस कॉर्पस, इसका कीवर्ड जो हाईलाइट वो याद करना है। हेबिस कॉर्पस एग्जाम में मैचिंग में आती है, ठीक है। एक मैचिंग में आती है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आती है। हेबिस कॉर्पस बोला गया, यू शैल हैव द बॉडी, यू शैल हैव द बॉडी। देखो यहाँ पे क्या बोला, टू रिलीज ए पर्सन हु हैज बीन डिटेन अनलॉफुली। अभी हम आर्टिकल 22 इससे जुड़ी हुई है, हेबिस कॉर्पस आर्टिकल 22 से जुड़ी हुई है। अगर किसी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन कर लिया गया है ना, और उसको जेल में डाल दिया गया है, ठीक है, तो जाके हम पूछेंगे कि आपने क्यों, ठीक है, आपने क्यों इसके बॉडी को क्यों जेल में डाल दिया? यू शेल हैव द बॉडी, ठीक है। इफ इफ समवन इज लीगली डिटेन विदाउट प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन, तो मतलब एक पर्सन है जिसको इलीगली डिटेन कर लिया गया है, कोई प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया है, तब हम लोग क्या करें? और हम, यानी मेरा फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा, वॉलेशन हो रहा, तो हमको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, क्योंकि एक पर्सन को जेल में डाल दिया गया, उसकी बॉडी को उठा के जेल में डाल दिया गया, तो इसके लिए फंडामेंटल राइट्स मेरा वॉल्यूशन हो, तो इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? हेबिस कॉर्पस, क्योंकि हेबिस कॉर्पस में ही पूछा जाएगा कि आप इसके बॉडी को क्यों क्यों ला के डाल दी, है ना। हेबिस कॉर्पस राइट कैन द फील्ड टू ब्रिंग द डिटेन बिफोर द कोर्ट एंड एग्जामिन द लीगलिटी एंड डिटेंशन। कि कोर्ट में जाने से पहले वो पूछेगी कि आपने इसको क्यों डिटेन किया है, क्यों आपके इसके, आप क्यों, आपने इसको क्यों इसके जेल में डाल दिया, क्यों आपने इसकी बॉडी को उठाया, है ना। आपसे जस्टिफिकेशन मांगेगी। तो बस तुमको खाली हेबिस कॉर्पस का कीवर्ड याद करना है, यू शैल हैव द बॉडी, या खाली बॉडी से कौन जुड़ा हुआ है भाई? हेबिस कॉर्पस, ठीक है। मैंडेमिन्स, वी कमांड टू डायरेक्ट पब्लिक ऑफिस, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन, एनी अदर ऑथोरिटी परफॉर्म ए ड्यूटी आर लीगली ऑब्लिगेटेड टू कंप्लीट। आज मैं बता रही इसका मतलब क्या, मैंडेमिन्स का मतलब
एक पर्सन है, ये पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है। और तुम लोग को पता होगा कि अभी ने मतलब 22 का मैं बात बता रही हूँ, 22-23 में बोला गया था कि नेट का जो भी फॉर्म भरेगा और जिसके पास ओबीसी है उसको अपने ओबीसी को सेंट्रलाइज कराना पड़ेगा, ठीक है। और ये सेंट्रलाइज कब होगी, 22 का बात बता रही हूँ। ये सेंट्रलाइज कब होगी, जब फॉर्म निकलेगा, तुम रीजन दोगी कि सर मेरा फॉर्म निकला है, आप मेरा ओबीसी को सेंट्रलाइज करवा दीजिए, मैं करवाई थी, ठीक है, सेंट्रलाइज कर दीजिए और वो कर देगा, ठीक है। तब तो मान लो कि मैं अपना नाम ले रही हूँ, ठीक है ना, मेरा फॉर्म निकला 2022 में, 2023, ठीक है, 2023 में। अ, मेरे पास ओबीसी था पहले, अब नहीं। 2023 में फॉर्म निकला और साफ साफ बोल दिया एनटीए कि ओबीसी सेंट्रलाइज होना चाहिए। मैं गई तुम्हारा ओबीसी ऑफिस और मैं बोली कि सर मुझे ना इतना तारीख को फॉर्म भरना है, आप मेरा ओबीसी को सेंट्रलाइज कर दीजिए। मेरा लास्ट डेट में बताई कि लास्ट डेट इतना जून तक का है, 20 जून तक का, ठीक है। अब ये मेरा कर नहीं रहा, मेरा डेट पार हो जाएगा, है ना। तब मैं क्या करूंगी, देखो भाई, मेरा मेरा क्या हो रहा, फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा है, ठीक है। मेरा फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा है, ये मेरा काम नहीं कर रहा है ना। तब ये क्या करेगा, नहीं हो रहा, तब हमको जाना पड़ेगा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो कौन सा रिट्स यूज करेंगे, हेबिस कॉर्पस? नहीं, हेबिस कॉर्पस तो बॉडी के लिए है ना। किसमें बोलता है कि मैं कमांड दे रहा हूँ, तो मैंडामिस मैं वो यूज करूंगी, मैंडामिस। अगर वो नहीं करता तो मैं मैंडामिस यूज करूंगी, ठीक है। मैं गई अब बोली सर देखिए ऐसे मेरा ओबीसी का मेरा फॉर्म निकला हुआ है, वो मेरा ओबीसी नहीं बना रहे, सेंट्रलाइज नहीं कर रहे हैं, फिर डेट भी खत्म हो जाएगा मेरे फॉर्म का। तब जाके आके कोर्ट इसको ऑर्डर देगी, वी कमांड, कि मैं तुमको ऑर्डर दे रहा हूँ पब्लिक ऑफिस को या कोई भी गवर्नमेंट को या कोई भी कॉरपोरेशन को या कोई भी दूसरी अथॉरिटी को कि जल्दी से इनको काम करके दो, है ना। लीगली ऑब्लिगेट टू कंप्लीट, जल्दी से इसको तुम कंप्लीट करके दो इसके डेट से पहले। यहाँ पे वही बोला कि अगर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल रिफ्यूज कर दे इशू एन लाइसेंस, कोई पर्सन का लाइसेंस बनवाना है, बार बार इनकार कर रहा है और उसका नुकसान हो रहा है उससे, तब वो जाता है अपना मैंडेमस रूट्स का यूज करता है, कोर्ट जाता है तो कोर्ट ऑर्डर देती है, वी कमांड, कि मैं तुमको हुक्म दे रहा हूँ, मैं तुमको ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम जल्द से जल्द उसका काम करो, ठीक है। चलो समझ में आ गया। प्रोविजन टू फॉरबिड, याद करो, टू फॉरबिड माने रोकना। टू डायरेक्ट ए लोअर कोर्ट ऑफ द ट्रिब्यूनेट tribunal to stop proceeding in case where it is no jurisdiction. If a lower court attempt to hear case beyond its jurisdiction, provision right can stop proceeding. ये मैं बताती हूँ कैसे है इसका, कैसे इंडिया कैसे इंटीग्रेटेड है ना। पहले आता है तुम्हारा सबसे नीचे क्या होता है, लोअर कोर्ट, है ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर कोई केस, अभी मैं उसको अच्छे से बताऊंगी, अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट में चलना चाहिए, अब वो चला रहा है लोअर कोर्ट, ठीक है, वो चला रहा है, जस्टिफिकेशन दे रहा था, सुप्रीम हाई कोर्ट आके रोकेगी, रुक जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है। ये मैं हमेशा एक लड़का का स्टोरी से सुनाती हूँ। मान लो कि कोई लड़का है 16 ईयर का, ठीक है, 16 ईयर का लड़का अगर किसी को मर्डर कर रहा है, ठीक है, किसी को मर्डर कर रहा है, ठीक है, उसने क्राइम किया, मर्डर कर दिया किसी ने, उसने क्राइम किया, ठीक है। तो 16 ईयर के लड़का क्या किया, किसी को क्राइम कर दिया, क्राइम करके उसका केस चल रहा था सबऑर्डिनेट कोर्ट में, ऑर्डिनेट कोर्ट में केस चल रहा है। देख लो भाई, ये जो 16 ईयर का लड़का है ना, इसका केस कहाँ चल रहा है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट में, जबकि इसका केस यहाँ नहीं चलना चाहिए, जुबनाइल में चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि 16 ईयर है, 16 ईयर्स का जिसका एज होगा, मतलब 16 ईयर नहीं रखती मैं, 14 ईयर, कितना रखा है, 16 ही रखा है, 16 ईयर से कम है ना, हम 14 इसलिए रख रहे हैं। 14 ईयर का लड़का किसी को मार दिया, मर्डर कर दिया या क्राइम किया, उसका केस चल रहा है सब ऑर्डिनेट कोर्ट में, ठीक है। अब इसको किसी ने बताया कि तुम्हारा
केस कहाँ चल रहा है? सबऑर्डिनेट केस कोर्ट में, है ना भाई, तुम्हारा सबऑर्डिनेट कोर्ट में तुम्हारा केस चल रहा है ना। अब इसको पता चला, लेकिन तुम्हारा तो केस यहाँ नहीं चलना चाहिए, बल्कि तुम्हारा तो जुवेनाइल में चलना चाहिए, क्योंकि तुम जो भी 14 ईयर के बच्चे या उससे कम उम्र के बच्चे अगर कोई क्राइम करते हैं, तो उनका ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना तुम्हारा लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट केस, वहां पे उनका केस नहीं चलता है, उनका केस जुवेनाइल में चलता है। ठीक है, जुवेनाइल में चलता है। ठीक है, तो अब इसको बताया है ना कि इसका जुरिडिक्शन के अंदर तो ये आएगा नहीं जुवेनाइल का केस, लेकिन ये सबऑर्डिनेट केस चला रहा है ना भाई, चला रहा है ना, रुक जाओ, रोक देते हैं, रोक देगा, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, बोलेगा सर देखिए मेरा फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है, जबकि मेरा केस जो है ना वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में नहीं चलना था, जुवेनाइल में चलेगा, है ना। और वो चला रहे हैं, उनके पास जुरिडिक्शन नहीं है, फिर भी वो चला रहे हैं। तब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आके बोलेगी रुक जाओ, टू फॉरबिड, रुक जाओ, टू डायरेक्ट लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन द केस वेयर इट इज ए नो जुरिडिक्शन। मतलब ऐसा केस, बोला कोई भी ट्रिब्यूनल या लोअर कोर्ट में कोई ऐसा केस चल रहा है जो उसके जुरिडिक्शन में नहीं आ रहा है और वो उसको चला रहा है, तो उसको आके रोक दिया जाता है, रुक जाओ ये तुम्हारा काम नहीं है, टू फॉरबिड प्रोविजन, रुक जाओ ये तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, तुम्हारे जुरिडिक्शन के अंदर नहीं है, तो छूट मूट कर इस पर अपना टाइम वेस्ट करे, रोक देगा। प्रोविजन का मतलब टू फॉरबिड, ठीक है ना। सर्शरी, टू ट्रांसफर ए केस फ्रॉम ए लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट फॉर रिव्यू या क्वाइस द ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट when it has acted beyond its jurisdiction. If a lower court give a decision without proper jurisdiction, surgery with an nullified order. यही वाला केस को मैं थोड़ा बढ़ा रही हूँ, ऐसा यही स्टोरी सुनाती हूँ। वही लड़का आया 14 ईयर वाला, क्या किया इसने? क्राइम किया, मर्डर कर दिया है। ठीक है, अब इसका केस कहाँ चल रहा है देख लो भाई, सब ऑर्डिनेट कोर्ट में केस चल रहा। सब ऑर्डिनेट ने क्या किया? सजा दे दिया, यहाँ पे सजा दे दिया, वो ड्यूरिंग था, प्रोविजन ड्यूरिंग ही रोक दिया, यहाँ पे क्या हुआ कि सजा दे दिया, पनिशमेंट। ठीक है, जबकि सब ऑर्डिनेट कोर्ट को कोई पावर नहीं था पनिशमेंट देने का, क्योंकि ये जो 14 ईयर का बच्चा है ना, इसका केस तो जुवेनाइल में चलेगा और इसने सजा भी दे दिया। अब जब ये सजा दे दिया, तब इन लोगों को पता चला कि ये जो सजा दिया वो गलत है, क्योंकि इसका तो सुनवाई यहाँ नहीं होनी चाहिए बल्कि जुवेनाइल में होना चाहिए। तब जाएगा ये अपना रिट्स को यूज करेगा, और ये जो रिट्स यूज करेगा ना उसका नाम होगा तुम्हारा सर्शरी, है ना। टू बी सेटिस्फाई, बोलेगा रुक जाओ, देखो यहाँ पे कैसे। अब ये लड़का का जो फैमिली है वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, रीड्स यूज करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट है ना, नहीं हाई कोर्ट भी है, दोनों का भी आने में भी मैं बताऊंगी, रुक जाओ। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जाएगा, बोलेगा सर मेरा ना देखिए ये जो केस है ना जुवेनाइल में चलना चाहिए, लेकिन इसका जो सजा है ना वो सब ऑर्डिनेट केस कोर्ट ने दे दिया। तब वो बोलेगा लाओ मैं केस को देखता हूँ, मैं सेटिस्फाई करता हूँ कि टू बी सेटिस्फाई है कि नहीं। ट्रांसफर ए केस फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट, तब जाके क्या करेंगे, जो लोअर कोर्ट है ना उसका ट्रांसफर हायर कोर्ट पे जाएगा चेक करने के लिए, रिव्यू करने के लिए। वो जाके शिकायत किया ना कि सर देखिए उसका जुरिडिक्शन नहीं था, फिर भी उसने सजा दे दिया, है ना। तब लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है ना वो ट्रांसफर होगा हायर कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास ट्रांसफर होगा रिव्यू करने के लिए कि सचमुच इसका यहाँ पे जुरिडिक्शन है कि नहीं। जब वो देखेगा कि नहीं वो लड़का का एज 14 ईयर है, उसका केस लोअर कोर्ट में नहीं चलना चाहिए बल्कि कहाँ चलना चाहिए, जुवेनाइल में चलना चाहिए, यानी ये सेटिस्फाई हो गया, टू बी सेटिस्फाई, रुको मैं देख के सेटिस्फाई होता हूँ, है ना। समझ में आ रहा, प्रोविजन टू फॉर बी ड्यूरिंग रोक देगा, यहाँ पे सजा दे दिया है ना। ट्रांसफर एक केस है जो कि लोअर कोर्ट के पास था और ये ट्रांसफर हो गया हायर कोर्ट पे जाएगा, क्योंकि वो सजा दे दिया। अब वो जाएगा हाई कोर्ट पे, अब हाई कोर्ट उसको रिव्यू करेगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, और रिव्यू करके उसको क्वाइस करेगा, ऑर्डर देगा कि लोअर कोर्ट वेंदा वो नहीं दे सकता है, उसके उसके जुरिडिक्शन में ये नहीं आएगा। वो सेटिस्फाई हो गया ना कि हाँ सही है ये गलत, इसने जो पनिशमेंट दिया है वो सेटिस्फाई है ना। तो सर्जरी का मतलब होता है टू बी सेटिस्फाई। यहाँ पे देखो, वाई वट वाई वट ऑथोरिटी, आज मैं समझा रही हूँ, इसका भी एग्जांपल देखें। मान लो कि काजी नजर यूनिवर्सिटी में कोई फॉर्म वैकेंसी आई है, वैकेंसी में तुम्हारा साफ साफ निकला हुआ है कि या तो नेट रहना चाहिए, ठीक है, या तुम्हारा सेट होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए, यही तो क्वालिफिकेशन है। तो मेरा तो नेट क्वालिफाई है और सेट भी क्वालिफाई है ना।
मेरा तो दोनों चीज क्वालिफाई है। और एक ऐसी लड़की है जिसका कुछ भी क्वालिफाई नहीं है और वो प्रोफेसर बन जाती है, बन गई। अब मैं जाऊंगी सुप्रीम कोर्ट के पास। सर देखिए, चैलेंज करूंगी लीगलिटी ऑफ ए पर्सन क्लेम टू पब्लिक ऑफिस, कि ये जो ऑफिस में ये जो लड़की बैठी जो प्रोफेसर बन गई है, ये क्यों बनी? ठीक है, मैं चैलेंज करूँ क्यों ये जो काम कर रही है ना, ये अनलॉफुल है। सर देखिए, वैकेंसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि नेट होना चाहिए या सेट होना चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए, जबकि ये तो लड़की ना तो नेट है, ना तो सेट है, ना तो पीएचडी, तो फिर ये कैसे प्रोफेसर बन गई? ठीक है, तब तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट आएगा और बोलेगा कि व्हाट ऑथोरिटी, तुम किस ऑथोरिटी से बैठी हो, बाय व्हाट ऑथोरिटी, चैलेंज किया जाएगा, है ना। पब्लिक ऑफिस को चैलेंज किया जाएगा कि ये जो लड़की बैठी है प्रोफेसर बनकर, ये किस ऑथोरिटी से बैठी है। यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर एक इंडिविजुअल अनलॉफुली ऑक्यूपाई हो जाता पब्लिक ऑफिस में, है ना, अगर एक इंडिविजुअल बिल्कुल लॉफुली नहीं बल्कि अनलॉफुली, है ना, पब्लिक ऑफिस में जॉब कर रहा है, ठीक है, तब यहाँ पे कोवेरिएंट रीड्स को यूज किया जाता है क्वेश्चन करने के लिए कि आप जो प्रोफेसर का पोस्ट पे बैठे हैं, इसका क्या ऑथोरिटी है, आप किस बेस पे बैठे हैं, क्योंकि आपका तो नेट भी नहीं है, सेट भी नहीं है, पीएचडी भी नहीं, तो आप क्यों बैठे, कैसे बैठे, है ना। तो ऑथोरिटी मांगेगा कि आप किस ऑथोरिटी से बैठे, तो कोवेरिएंट का कीवर्ड ऑथोरिटी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जब आर्टिकल 32 का यूज करते हैं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जब आर्टिकल 226 का यूज करते हैं तो हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का रिट्स का आर्टिकल क्या है, 32, और हाई कोर्ट का रिट्स का आर्टिकल क्या है, 226। मुझे बता कितने तरह का रिट्स है, जल्दी से बता दो। 5 तरह का। कौन कौन बताओ जल्दी से। Mandamus, prohibition, नहीं, एक लैंडर से बताओ ना, एक लैंडर से बताओ, क्रोनोलॉजिकल आता है एग्जाम में। हेबिस कॉर्पस, बॉडी कीवर्ड, बॉडी कीवर्ड। हेबिस कॉर्पस के पास तुम लोग क्या बोली बताओ? मैंडामिस। इसका कीवर्ड वी कमांड। ठीक है, कीवर्ड वी कमांड। अब मुझे बताओ, एक मिनट जो पूरा लिख लेती है ना। अब मुझे बताओ इसके बाद क्या आएगी? प्रोविजन। प्रोविजन, प्रोविजन में क्या कीवर्ड है? टू बी फॉरबिड। ठीक है, उसके बाद क्या आएगी? सर्शरी। सर्शरी का कीवर्ड क्या है तुम्हारा? टू बी सेटिस्फाई, है ना। मैचिंग आया एग्जाम में, हम प्रीवियस से क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद मुझे ये बताओ कि लास्ट क्या था? कोवेरिएंट। तो यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट ऑथोरिटी, ऑथोरिटी, किस ऑथोरिटी से आप बैठे हैं ना। ये तो तुम्हारे एक क्वेश्चन आता है, इसे नेट से बहुत क्वेश्चन आता है फंडामेंटल। अब ये नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, कुछ फंडामेंटल राइट्स याद करना है, ठीक है ना, कुछ फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, मैं इसको हाईलाइट नहीं की तो तुम लोग को पूरा नहीं याद करना, देख के डरना नहीं, खाली नंबरिंग याद करना, नंबरिंग याद करो। देखो, बोला कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो इंडियन सिटीजन को भी दिए गए और फॉरेनर को भी दिए गए हैं, जैसे भी हम आर्टिकल 14 पढ़ाए। और कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ इंडियन को दिए गए हैं। तो पहले देखते हैं कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इंडियन सिटीजन और फॉरेनर दोनों को दिया गया है, सिर्फ एलियन को छोड़कर। इनमी एलियन किसको बोलते तुम लोग जानती हो? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इनमी एलियन लिखा हुआ था, तुम लोग पूछोगे कौन, बोलो। जैसे पाकिस्तान हुआ है एनिमी। हाँ, तो पाकिस्तान के लोगों को नहीं दिया जाएगा फंडामेंटल राइट, क्योंकि हम लोग उसके साथ जंग कर चुके हैं। चाइना के लोगों को भी नहीं देंगे क्योंकि हम लोग उनके साथ जंग कर चुके हैं, तो वो हम लोग का इनमी है, तो उन लोगों को नहीं। हाँ, यूएसए से जो लोग आएंगे वो हम लोगों के लिए फॉरेनर होगा। ठीक है, तो कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो इंडियन सिटीजन और फॉरेनर दोनों को दिए गए हैं। तो भाई 15, 20 फोन नंबर जैसे याद कर लो, 21 और 21A। इसको ना याद करके तुम लोग इसको याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में जब आता है ना कि इनमें से कौन सा राइट है जो फंडामेंटल राइट सिटीजन और फॉरनर दोनों को दिए गए हैं, तो तुमको जब ये याद रहेगा ना कि कौन सा ऐसा राइट है जो सिर्फ सिटीजन को दिया गया है ना, इंडियन सिटीजन को, तो उसको तुम पार करके बाकी सबका आंसर हो सकता है। जैसे इसको फुल नंबर जैसे याद करो, 15, 19, 16, 19 और 29 और 30, ये जितना आर्टिकल है ना ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को दिया गया है। 15 के बाद 16 के बाद 19 के बाद 20 के बाद 30। हालांकि ये फोन नंबर ही है, 10 नंबर हो रहा ना, देखो फोन नंबर जैसा हो जाएगा। 15, 16, 19, 20, नहीं सॉरी, 19, 20, 9 एंड 30। मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बताना मुझे आर्टिकल 15 किस में आएगी?
सिटीजन या सिटी, ये सिर्फ ओनली है या बोथ है, इसके बारे में पूछूंगी। ओनली, बोथ। आर्टिकल 14 बताओ। बोथ, ठीक। आर्टिकल 16, आर्टिकल 20 बताओ। देख लो, है ना, बोथ है, ठीक है। आर्टिकल 19 बताओ। 15, 16 ओनली। आर्टिकल 21A बताओ। देख लो, है ना, बोथ है। तुम ना जस्ट 10 नंबर याद करो, पहले ऐसे याद करो जो सिर्फ सिटीजन को दिया गया। 15, 16, 19 और उसके बाद क्या था, 30, 29, 30, ठीक है। ये दोनों देखो एकदम जोड़ा है, ये दोनों जोड़ा, खाली बीच में छूट गया ये, ठीक है। अब जो भी आएगा, अब मुझे बताओ 17, 18, 21, 21A, 22, 23, 20, है ना, सारा बोथ है, तो आराम से याद हो जाएगा। 15, 16, 19, 29 और 30, ये फोन नंबर याद कर लो, याद हो जाएगा। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को दिया गया है। बोला है कि जब इंडिया में इमरजेंसी, ऐसे में तुम लोग को इमरजेंसी पढ़ाऊंगी, लेकिन ये मैं बार बार पढ़ाती हूँ, तुम लोग माइंड में हो। इंडिया में जब इमरजेंसी लगती है ना, इंडिया में ये क्वेश्चन आता है, सेट में तो बहुत आता है। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, जब इंडिया में नेशनल इमरजेंसी है ना, तो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो कौन सा आर्टिकल है जिसको सस्पेंड कर दिया जाता है? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। नहीं, सॉरी सॉरी, मैं उल्टा बोल रही हूँ। फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है, किसको नहीं किया जाता है, मैं थोड़ा ये हो गई हूँ। ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल, जितने भी फंडामेंटल राइट है ना, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन एक्सेप्ट कौन सा है जिसको नहीं किया जाता है? तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ठीक है। देख लो भाई, इसको नहीं किया जाता है, सस्पेंड जो किया जाता है वो अलग है, जो सस्पेंड नहीं किया जाता वो आर्टिकल 20 एंड 21, याद कर लो। ये फंडामेंटल कंप्लीट हो गए, मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। कल से पेपर 1 का भी क्लास कराऊंगी, ठीक है ना। हम लोग पढ़े थे तुम्हारा ये क्या नाम है, हम पूरा तुम लोगों को लैंड टू लैंड पढ़ाए, इंडिया का गवर्नमेंट सिस्टम, है ना। बताओ, उसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं है? रुक जाओ, मैं एक तुम लोगों को बता देती हूँ। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बोलो, अगर कोई जानता है तो। चलो कोई बात नहीं, हटाओ, रहने दो, ठीक है। स्टेट एग्जीक्यूटिव, हम लोग सेंटर का एग्जीक्यूटिव में किसी किसी पढ़े हैं, हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे। देखो, हम लोग जब पढ़े हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के, कंपेरिजन करके पढ़ेंगे, है ना। यूनियन एग्जीक्यूटिव्स, तो इसमें आ गया तुम्हारा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, है ना, और तुम्हारा पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ऑर्डिनरी हाँ, ऑर्डिनरी जनरल, ठीक है, आ गया। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट एग्जीक्यूटिव्स, कैग जो है कंट्रोलर ऑडिट जनरल ना। कैग हम तुमको नहीं बोले, हम तुमको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोले, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। कैग ने, कैग तो अलग चीज हो गया ना, कैग तो अलग हो गया। यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के अंदर जो है बस वही प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और स्टेट एग्जीक्यूटिव्स के अंदर बिल्कुल इसी तरह, जैसे यहाँ पे जब प्रेसिडेंट आ रहे तो यहाँ भी यहाँ गवर्नर आएंगे, है ना। यहाँ पे जब तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, वही मतलब यहाँ वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। यहाँ पे पीएम है तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है। और यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो यहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है। समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसे अगर तुम देखोगी तो इसको भी दो पार्ट में बांटा गया, इसको भी तुम देखोगी तो तुमको स्टेट में भी वही मिलेगा। एक तो तुमको मिलेगा स्टेट एग्जीक्यूटिव्स, स्टेट एग्जीक्यूटिव में ये आ जाएगा गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, एडवोकेट। और उसके बाद देखोगी तो स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अब स्टेट लेजिस्लेचर को भी मैं यहाँ से बता देती हूँ, यहाँ पे हौच पौच हो जा रहा ना, इसलिए ऊपर बता रही हूँ।
चलो यहाँ बताती हूँ। जैसे हम लोग हम लोग पढ़े हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, ये स्टेट वाला है ना। तो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर क्या क्या आएगी? दो चीज, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये वाला जो काउंसिल है ना, ये सिर्फ 6 स्टेट में है। अभी हमें पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलो आओ। तो लेजिस्लेटिव हम देखो, लेजिस्लेचर के बारे में बता दिए, एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बता दिए। तो हम पहले एग्जीक्यूटिव स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले क्या आएगा? गवर्नर। याद करना अच्छे से, गवर्नर क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है। क्वेश्चन पूछेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट कौन होता है? गवर्नर। पूछा गया है, ग्रुप डी एग्जाम वगैरह में पूछता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट कौन है भाई? तो गवर्नर, पहला क्वेश्चन। दूसरा, 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, याद करना है, पीवाई की क्वेश्चन। 1956 आर्टिकल 153 में बोला गया है कि एक गवर्नर, दो या दो से ज्यादा स्टेट में गवर्नर रह सकते हैं। मान लो कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, ठीक है, जेके, और उसके बाद बिहार, ये 3 स्टेट आसपास है। एक गवर्नर, ठीक है, ये गवर्नर, ये तीनों पे काम कर सकता है, ठीक है। दो या दो से ज्यादा एक वक्त में एक गवर्नर, दो या दो से ज्यादा स्टेट में वो गवर्नर रह सकता है। ये कौन सा अमेंडमेंट में बोला गया है? तो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में बोला गया है। मुझे ना थोड़ा लाइट जलाने दो, तो ये आ रहा है, क्या नाम है, आंधी तूफान आ रहा है। यहाँ पे आ जाओ। बोला गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। अब मेरी एक बात सुनो, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया, वारंटी अंडर द प्रेसिडेंट एंड हैंड एंड सील। दो तरह का अपॉइंट होता है। प्रेसिडेंट तो बहुत लोगों का अपॉइंट होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट अपॉइंट कर कर इसको अपने अंदर ही हैंड एंड सील देता है। मतलब उसको अपॉइंट कर कर जो हैंड एंड सील जो लगाता है ना, वो प्रेसिडेंट। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इनमें से कौन है जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट भी करता है और साथ में वारंटी भी देता है और उसको अपने हैंड और सील के अंदर रखता है, ठीक है, मतलब उसको सील वगैरह भी देता है। वो कौन है? तो गवर्नर। और भी है, और भी एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, कैग भी है। कैग को अपॉइंट भी करता है और वारंटी अंडर द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट अपने वारंटी के अंदर रखता है उसको, अपना सील वगैरह सिग्नेचर वगैरह देता है, ठीक है। तो हम लोग जो स्टेट गवर्नर को अपॉइंटमेंट करते हैं, तो ये कहाँ से लिए हैं? ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग लिए हैं, ठीक है। एकदम साफ साफ याद करना कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है। करने के बाद ये अपने वारंटी देता है। जैसे तुम सामान लेती हो तो वारंटी पीरियड रहता है ना। जैसे कल हम गए इंडक्शन लाने के लिए, तो उसने 2 साल का वारंटी दिया। तो उसी तरह प्रेसिडेंट भी अपने अंदर वारंटी उसको रख लेता है, ठीक है। और हैंड एंड सील देता है उसको, मतलब सील लगाता है जो भी, ठीक है। तो वो कौन करता है? मतलब अपॉइंट तो कर भी करता है और वारंटी भी देता है और अपने हाथों से उस पर सील भी लगाता है ना। मतलब डबल काम कर रहा है गवर्नर को, साथ में कैग को भी करता है। ये नेट में क्वेश्चन आया हुआ भी था, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे तुम प्राइम मिनिस्टर का सुनी होगी कि सिर्फ अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, हैंड एंड सील वारंटी वगैरह नहीं करता है। लेकिन गवर्नर का देता है कि गवर्नर को अपॉइंट भी करता है और वारंटी अंडर द प्रेसिडेंट हैंड एंड सील भी करता है, ठीक है। ये तो हो गया गवर्नर के बारे में। अभी इधर गवर्नर का आर्टिकल कहाँ से कितना है? आर्टिकल 157 से लेकर आर्टिकल 150 तक गवर्नर का आर्टिकल है। क्या बोला गया इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में, इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में क्या बोला गया है? बोला गया है कि ये इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर एज होनी चाहिए, और मस्ट नॉट बी मेंबर ऑफ द इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट एंड लेजिस्लेचर। जबकि हम लोग प्रेसिडेंट पढ़े या वाइस प्रेसिडेंट पढ़े, तो हम लोग क्या पढ़े कि मेंबर बनने का उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए वो अलग है, लेकिन एबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि गवर्नर को ना तो पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए और ना तो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए। देख लो, एलिजिबिलिटी में क्या बोला कि जो इंडिया का सिटीजन होगा,
35 ईयर एज होगा, ना तो वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस का मेंबर होगा, ना तो लोकसभा ना तो राज्यसभा, और ना तो स्टेट लेजिस्लेचर, किसी का भी उस मेंबर नहीं रह सकता है, तभी वो गवर्नर बन सकता है। क्योंकि अगर वो मान लो कि वो पार्लियामेंट का मेंबर है, ठीक है ना, और वही जाके गवर्नर बन रहा है, फिर वो गवर्नर नहीं होगा। ठीक है, किसी भी तरह का आपको ऑफिट एंड प्रॉफिट नहीं करना है। आप 5 ईयर तक रह सकते हैं अपने पोस्ट पर, उसके बाद आप टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। ठीक है ना। ऑथ एंड अफर्मेशन कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ, एक मिनट, एडमिनिस्ट्रेशन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। देख लो मेरी बात, प्रेसिडेंट को दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। एक मिनट, सुप्रीम को प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है तुम्हारा, जल्दी से बताओ, प्रेसिडेंट को और कौन Prime दिलाता है? Minister. अल्लाह, प्राइम मिनिस्टर बोली, सीजीआई ना, इंडिया का सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ Sorry, इंडिया। प्रेसिडेंट को ऑथ और अफर्मेशन, फोटो भी बना हुआ है सुषमा में, ये लक्ष्मी, मैं कल फोटो भी दिखाई थी कि देखो ये तुम्हारा, वो गलती से हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है इंसान से गलती। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर बाय, लेकिन गवर्नर को कौन दिलाता है? स्टेट हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो, अगर ऑप्शंस रहेगा तो मोस्ट सीनियर जज, हाई कोर्ट का जो भी मोस्ट सीनियर जज है वो। लेकिन लेकिन इनको हटाने का प्रोसेस क्या है? कुछ नहीं है प्रोसेस, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है। ठीक है, इसका मतलब है गवर्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एनी टाइम, मतलब किसी टाइम भी इसको हटाया जा सकता है। Dis dismissals by the president or the advice the prime minister, council minister can resign by writing to the president. अगर प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस हो या काउंसिल मिनिस्टर का एडवाइस हो तो प्रेसिडेंट इसको हटा सकता है ना, प्रेसिडेंट इसको बोल सकता है रिजिग्नेशन देने के लिए, याद रखना। बस याद रखना कि गवर्नर जो है वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है। क्या है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। चलो, इससे क्वेश्चन आया हुआ। सरकारिया कमीशन गवर्नर के बारे में कुछ बोलता है, क्या बोलता है ये देखेंगे, देखो, सरकारिया कमीशन, और ये है भी, ये गवर्नर के लिए है भी। गवर्नर कौन बनेगा? एक एमिनेंट पर्सन जो रहेगा वही गवर्नर बन सकता है। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन है गवर्नर का। ठीक है ना, इसमें इसको ऐड भी किया गया, एग्जाम में आया भी। ठीक है, बोला गया कि जो एमिनेंट पर्सन किसको बोलते हैं? जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कुछ किया हो, बहुत अचीवमेंट किया हो। गवर्नर वही बनेगा जो आउट ऑफ स्टेट हो, मान लो कि वेस्ट बंगाल का गवर्नर, ठीक है, अगर वेस्ट बंगाल का जो अभी गवर्नर होगा तो वेस्ट बंगाल का नहीं, जरूर वो दूसरे स्टेट से बिलोंग करता होगा। मतलब जहाँ पे गवर्नर बनेगा वो इस स्टेट का नहीं होगा बल्कि दूसरे स्टेट से होगा। ठीक है, याद करना। मस्ट बी डिटेच फिगर, दूर रहना, डिटेच का मतलब दूर, किस किस गवर्नर को किस किस चीज से दूर रखना है। शुड नॉट बी क्लोजली कनेक्टेड लोकल पॉलिटिक्स, ऐसा नहीं कि आप गवर्नर हैं, ठीक है, और आप पंचायत राज, लोकल पॉलिटिक्स बोला ना, तो पंचायत राज से आप जुड़े हुए हैं या म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े हुए हैं, है ना, नहीं, आपको दूर दूर तक का कोई रिलेशन नहीं रखना है। सो डू नॉट हैव एनी एक्टिविटी इन्वॉल्व द पॉलिटिकल, कोई भी, आप जब गवर्नर बनेंगे ना तो उससे पहले आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि आप हाल में ही कोई पॉलिटिक्स में तो इन्वॉल्व नहीं ना है। ये सब सरकारी कमीशन बोला था, और ये है भी। बोला प्रोटेशन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर शुड नॉट बी अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ देश। प्रोटेशन, वो पॉलिटिशियन नहीं होगा, रूलिंग पार्टी से नहीं आएगा, हालांकि वो झूठ बोलता है तो एजेंट होता है, तो भले जो भी बात लिखा हुआ लेकिन आता तो वही है ना। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कंसल्टेशन, देखो यहाँ पे, ए पॉइंट द शुड बी इन्वॉल्व द कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा। बोला कि ए पॉइंट शुड इन्वॉल्व कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर, भाई वही बात है, रुको मैं बता रही हूँ। बोला कि ए पॉइंट शुड, एक मिनट कहाँ गया, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मल कंसल्टेशन, ये चीफ मिनिस्टर से कंसल्टेशन ले सकता है। ठीक है, किससे, किसके लिए ले सकता है? वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये तो अपॉइंट नहीं करते हैं, क्या करवा, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट अपॉइंट शुड कंसल्टेशन, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, स्टेट का चीफ मिनिस्टर, वाइस, हाँ समझ में आ गया, रुक जाओ। जब चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होगा
ठीक है, या वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट होगा, या लोकसभा का स्पीकर का अपॉइंटमेंट होगा, तो इससे कंसल्टेशन लिया जा सकता है। ये जनरली 5 ईयर का टर्म्स, इसका टर्म कितने साल तक का रहता है? फर्स्ट 5 ईयर। ठीक है, 5 ईयर। देखो, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट जो है वही ऑथर इन्फॉर्मेशन दिलाते हैं। आ जाओ यहाँ पर, मेंबरशिप और रिस्ट्रिक्शन कैन नॉट बी मेंबर द इधर हाउस। बोला कि भाई वही उसका क्वालिफिकेशन आ गया, सरकारी कमीशन ने तो ये बात बोला, लेकिन फिर भी यहाँ पर बोल रहा कि ना तो आप लोकसभा ना तो आप राज्यसभा का मेंबर हो सकते हैं भाई, ना तो आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ना तो आप स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसी का भी मेंबर नहीं हो सकता अगर आपको गवर्नर बनना है तो। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस एंड प्रॉफिट, आपको ऑफिस एंड प्रॉफिट नहीं करना होगा। इंटाइटल टू यूज द ऑफिशियल रेसिडेंट राजभवन विदाउट पेइंग, आपको रेंट नहीं देना होगा और आपको मिलेगा भवन। ठीक है, आपको जो भी सैलरी दी जाएगी, अलोनेंस दी जाएगी, प्रिविलेज दी जाएगी, इसका डिटरमाइन पार्लियामेंट करेगी। सेम पर्सन एज गवर्नर, हाँ एक पर्सन दो या दो से ज्यादा स्टेट में बन सकता है। अभी मुंह पर पढ़ा है, कौन सा अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, जल्दी से बताओ, कौन सा अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग सेम पर्सन दो या दो से? Amendment Act सेवन 57. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। Article 153. हाँ, इसको कुछ इम्यूनिटीज मिली हुई है, पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लायबिलिटी फॉर ऑफिशियल। ठीक है, मतलब इन पे कोई लीगल केस नहीं बनेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द जब वो अपने ऑफिस पे रहेंगे तो उन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग मतलब मर्डर का केस नहीं चल सकता। ठीक है, उनको जेल या अरेस्ट नहीं किया सकता है। सिर्फ आफ्टर गिव 2 मंथ, 2 मंथ का आपको नोटिस देना होगा अगर सिविल प्रोसीडिंग चल सकता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको 2 मंथ का नोटिस देना होगा। भाई 5 ईयर तक अपने टर्म पे बैठता है, ऊपर वाला 2 पेज हो गया ना, इसका टर्म क्या है? 5 ईयर। और कब तक का वो अपने ऑफिस पे होल्ड करेगा? प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक का प्रेसिडेंट चाहेगा। द प्रेसिडेंट में ट्रांसफर गवर्नर अपॉइंट, प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट, एक मिनट रुको तो मैं ऊपर ये वाला तो ठीक था। हाँ यहाँ देखो, प्रेसिडेंट ट्रांसफर ऑफ ए गवर्नर अपॉइंट टू बी वन स्टेट टू अनदर स्टेट। बोला कि प्रेसिडेंट इसको ट्रांसफर करता है एक स्टेट से दूसरे दूसरे स्टेट। ठीक है, क्या इसको रिअपॉइंट किया जा सकता है? मे बी इन द सेम स्टेट इन ए अदर स्टेट, बिल्कुल किया जा सकता है रिअपॉइंट। प्रेसिडेंट गवर्नर को क्या क्या पावर दी गई है? एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर। देखते क्या क्या एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में वही है, जैसे प्रेसिडेंट क्या करता था, प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर था कि सबको अपॉइंट करना, मिनिस्टर्स को, इसको, उसी तरह इसका स्टेट लेवल में है। चीफ मिनिस्टर और उसके जो दूसरे अदर मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट गवर्नर। स्टेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेटिव प्रपोजल फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। बोला कि अगर वही वाला प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, इंफॉर्मेशन चाहिए है ना, इंफॉर्मेशन चाहिए तो चीफ मिनिस्टर उसको इंफॉर्मेशन देता है। कैन रिक्वायर चीफ मिनिस्टर टू सबमिट डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वही वाला हम क्या पढ़ाए थे तुम लोगों को कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में लिंक प्राइम मिनिस्टर कराता है, तो ये स्टेट लेवल का है ना, कि गवर्नर, एक मिनट, गवर्नर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में लिंक कौन क्रिएट कराता है ना, तो चीफ जस्टिस है ना, चीफ जस्टिस करता है। जो भी डिसीजन वगैरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ले गए उसको वो जाके बताता है गवर्नर को कि ऐसे ऐसे है ना, इन्फॉर्मेशन देता है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेती है, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जाके गवर्नर को बताती है। भाई ऐसे ऐसे बोल रहा है कि जब इमरजेंसी लगता है तो रिकमेंडेट कौन करता है? कौन प्रेसिडेंट को बोलता है आइए यहाँ पे प्रेसिडेंट लगाइए? गवर्नर, क्योंकि ये प्रेसिडेंट का एजेंट होता है उसको, है ना, वो आके बोलेगा। अच्छा, ये जो है ना स्टेट यूनिवर्सिटी में चांसलर के तौर पे काम करता है। स्टेट यूनिवर्सिटी में चांसलर कौन होता है? गवर्नर। अच्छे, बोला कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे तुम लोग को ट्राइबल ग्रुप बहुत मिलेंगे। तो ट्राइबल ग्रुप के कुछ मिनिस्टर होते हैं, है ना, अलग अलग, उन लोगों के लिए वेरीफाई करने के लिए उस मिनिस्टर को पे अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। ये एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब अपॉइंटमेंट वाला काम गवर्नर कर रहा है ना। लेजिस्लेचर का वही वाला, देखो भाई प्रेसिडेंट वाला ही है,
स्टेट लेजिस्लेचर में अगर प्रॉक प्रॉक करना होगा या समन करना होगा गवर्नर, हम वहां पर पढ़ाए थे प्रेसिडेंट वाला में कि पार्लियामेंट में अगर समन करना होगा, है ना, बुलाना होगा, प्रॉक करना होगा, तो ये कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है ना। सेंट्रल वाला में हम पढ़ाए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा कि स्टेट लेजिस्लेचर में अगर प्रॉक करना होगा या समन करना होगा तो कौन बुलाएगा भाई? प्रॉक और समन कौन करेगा स्टेट लेजिस्लेचर में? गवर्नर। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कौन करेगा? गवर्नर। एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, वही वाला बात जो अभी प्रेसिडेंट में भी हम यही पढ़ाए हैं कि पार्लियामेंट का पहला सेशन और हर साल का पहला सेशन कौन करवाता है? सेंट्रल में प्रेसिडेंट और स्टेट में कौन करवाता है? गवर्नर, ठीक है। स्टेट में कौन कराएगा? गवर्नर कराएगा। प्रेजेंट रिपोर्ट ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या कंप्यूटर एडिटर जनरल, जितना भी ये सब हटा दो, ये सब नहीं होगा, ये भी बिल वाला भी हटा दो। हाँ, ये गवर्नर का ऑर्डिनेंस पावर का आर्टिकल क्या? चलो प्रेसिडेंट का पहले मुझे बताओ। प्रेसिडेंट का क्लास में बस दो ही हो तुम लोग, प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्रेसिडेंट का क्या है? 1 2 3 और गवर्नर का 2 1 3, हाँ, है ना, हो गया। इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट द सेशन, तो अगर लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है तो गवर्नर क्या करेगी? एक मिनट थोड़ा सा तुम लोग रुकोगी, 1 सेकंड रुक जाओ तो। हाँ हाँ, सुषमा लोग नहीं है, क्यों लोग चली गई? सुषमा का तो तबियत खराब था, पता नहीं हम पूछेंगे नहीं है। हाँ है। इधर देखो फाइनेंशियल पावर के बारे में देखो क्या है। ये देखो गवर्नर को फाइनेंशियल पावर में क्या, हम लोग प्रेसिडेंट का पढ़े थे कि कोई भी मनी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले हम लोग प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का लेते हैं ना, और यहाँ पे बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा गवर्नर का, कि कोई भी मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले गवर्नर का प्रायर रिकमेंड, ठीक है। हम लोग को अगर डिमांड फॉर मतलब पैसे के लिए डिमांड अगर करना है तो पहले प्रायर रिकमेंडेशन गवर्नमेंट से लेना होगा। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होती है ना, जिसको हर 5 ईयर के बाद अपॉइंट, उसको भी अपॉइंट गवर्नर ही करती है, ठीक है। और बोले कि कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट, और वहाँ पे हम लोग कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ द इंडिया पढ़े थे, वहाँ पर भी कौन जो रूल्स वगैरह बनाता है वो कौन होता है? गवर्नर ही होता है। अच्छा, पार्डनिंग पावर बिल्कुल देखो मैं तुम लोगों को एकदम सेम ही पढ़ाई हूँ, तो यहाँ पढ़ाने की जरूरत है नहीं। पार्डनिंग खाली एक चीज फर्क है जो मैं बता दूंगी, है ना। गवर्नर का पार्डनिंग पावर का आर्टिकल क्या है? 161। और प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर का आर्टिकल क्या है? जल्दी से बताओ मुझे। 72 72। और गवर्नर का क्या है? 161। दो 161 है ना। गवर्नर का पार्डनिंग पावर का आर्टिकल है 161 और प्रेसिडेंट का 72, है ना। दोनों को ही मिला हुआ है पार्डनिंग पावर, लेकिन डिफरेंट क्या है कि ये कंप्लीट पार्डन नहीं कर सकता, ये बोल सकता है सिर्फ कि हाँ, जैसे एक आदमी को पनिशमेंट मिला, सुनो, पार्डन का मतलब क्या? पार्डन का मतलब होता है कंप्लीटली फ्री, ठीक है, माफ कर दिया, ठीक है ना। तो एक आदमी को पनिशमेंट मिला है 10 ईयर्स का, 10 ईयर्स का सजा मिला है, ठीक है ना, 10 ईयर का इम्प्रिजमेंट मिला है, और एक आदमी को डेथ सेंटेंस मिला है, ठीक है। तो इन दोनों सजा में से अगर इसको पार्डन देना होगा तो ये सिर्फ इसको पार्डन दे सकता है कि जाओ तुम्हारा 10 साल का सजा माफ, ठीक है। लेकिन डेथ सेंटेंस माफ नहीं कर सकता है। हाँ, ये दोनों माफ कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट 10 साल का भी बोलेगा ठीक है जाओ तुम भी, और डेथ सेंटेंस वाला जाओ तुम भी, लेकिन गवर्नर को डेथ सेंटेंस माफ करने का पावर नहीं दिया गया है। बाकी मैं तुम लोगों को पढ़ाई हूँ, पार्डोन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव, है ना, सारा ही पढ़ा हुआ है, सेम है। हाँ इधर आओ, ये पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रेसिडेंट का भी डिस्क्रिशनरी पावर पढ़ाए थे और गवर्नर का भी डिस्क्रिशनरी पावर पढ़ो क्या है। मेरा लैपटॉप चार्ज हो गया। बोला कि रिजर्वेशन ऑफ बिल, इधर देखो, कोई बिल है, ठीक है ना, गवर्नर क्या करती है? बिल कैसे होता है देखो मैं बता रही हूँ। कोई भी बिल कोई स्टेट लेजिस्लेचर के पास, ठीक है ना, लेजिस्लेचर क्या करती है? बिल को साइन करती है ना, और फिर भेज देती है गवर्नर के पास साइन करने के लिए। अब गवर्नर क्या करेगी? उस बिल को रिजर्व रख लेगी। देख लो, गवर्नर क्या की? बिल को रिजर्व रख ली,
ठीक है ना, रिजर्व रख ली, ठीक है, रख ली। कैन रिजर्व बिल फॉर द प्रेसिडेंट, क्यों रिजर्व की, रिजर्व क्यों की, प्रेसिडेंट को भेजने के लिए कि प्रेसिडेंट उसको देखेगी, PSIDENT प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, ये प्रेसिडेंट उस बिल को चेक करेगी, ठीक है ना। एक तो यह हो गया इसका डिस्क्रिशनरी पावर कि बिल को रिजर्व करके रख लेगी। अब ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि अगर गवर्नर बिल को रिजर्व कर लेती है तो कंसिडरेशन के लिए किसके पास भेजती है, तो प्रेसिडेंट के पास भेजती है। देख लो, कैन रिजर्व बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए प्रेसिडेंट को बोलती है कि आइए इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाइए, ये भी इसका डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आएगी। यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन कैन एक्सरसाइज फंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडजॉइनिंग यूनियन, ये छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इन्फॉर्मेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, हाँ इसको अगर अभी हम पढ़ाएं, अगर इसको चीफ मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन चाहिए कि लेजिस्लेटिव में क्या काम हुआ है, कौन सा डिसीजन लिया गया है ना, या उसका काउंसिल मिनिस्टर क्या डिसीजन ले रही है, क्या काम हो रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन ले सकती है, ये है ना। इस अभी हम क्वेश्चन भी बताएं कि चीफ मिनिस्टर इसको इन्फॉर्मेशन देती है गवर्नर को कि लेजिस्लेचर में क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, ये चाहेगी तो इन्फॉर्मेशन ले भी सकती है, नहीं भी ले सकती है ना, मतलब ये इसका डिस्क्रिशनरी पावर है। कैन सीक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव से रिगार्डिंग या लेजिस्लेटिव मैटर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए चीफ मिनिस्टर इसको देती है, और वहां पे प्रेसिडेंट देती, वहां पे प्रेसिडेंट को देती है। ये वाला पार्ट याद करना बहुत जरूरी है, ये नहीं करोगी तो फिर गवर्नर का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। जो मेन इंपॉर्टेंट है पहले मैं सब कराऊंगी, पहले मैं कैलेंडर से करा देती हूँ फिर इंपॉर्टेंट वाला कराऊंगी। आर्टिकल 153 में बोला गया है कि एक स्टेट में गवर्नर होंगे। गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन सा आर्टिकल में लिखा गया, आर्टिकल 55 में, 155 में सॉरी। गवर्नर का ऑफिस का टर्म कितना साल होता है, 5 ईयर, ये कौन सा आर्टिकल में बोला गया, 5 ईयर, आर्टिकल 156 में। गवर्नर को अपॉइंटमेंट करने का जो भी क्वालिफिकेशन है यह आर्टिकल 157 में बोला गया है, ठीक है। गवर्नर के ऑफिस का जो भी कंडीशन है आर्टिकल 158 में बोला गया है। गवर्नर को स्टेट है ना, स्टेट के चीफ जस्टिस जो होते हैं वो ऑथ एंड अफर्मेशन दिलाते हैं 159 में। गवर्नर जब एक मिनट, डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ गवर्नर सर्टेन कॉन्टीजेंसी के ऊपर जब गवर्नर अपना डिस्चार्ज लगाता है वो आर्टिकल 160, याद नहीं करोगी तो कोई बात नहीं है। गवर्नर का पार्डन पावर याद करना इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 161। राइट ऑफ द गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज बोथ हाउस, गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो दोनों हाउस को मैसेज भेज सकता है, आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग। स्पेशल एड्रेस कौन करवाता है, गवर्नर करवाता है, आर्टिकल 126। आर्टिकल 201 के अकॉर्डिंग गवर्नर, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल अभी तक आया नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ऐसे आया है कि गवर्नर जब बिल को रिजर्व करता है तो रिजर्व करके कंसिडरेशन के लिए किसके पास भेजता है, तो प्रेसिडेंट के पास भेजता है। कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग भेजता है, आर्टिकल 201 के अकॉर्डिंग, ठीक है। आइए क्वेश्चन तो तुम लोगों में बहुत याद कराई हूँ कि गवर्नर को पावर है ऑर्डिनेंस अनाउंसमेंट करने का, ठीक है ना। गवर्नर इज कंसर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट इन द मैटर ऑफ द अपॉइंटमेंट द जज ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, याद रखो क्वेश्चन आता है। हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करता है, गवर्नर से कंसल्ट करता है, कंसल्ट कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 207 अकॉर्डिंग। ये वाला आर्टिकल तो जितना बार बोलूँ मतलब 2-3 बार तो दमाई हुई है आर्टिकल। यहाँ पे देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर, ये आर्टिकल 233 में, ठीक है। मैं कुछ कुछ बता रही हूँ, मुझे जल्दी बता रही। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को गवर्नर कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग अपॉइंट करता है, 233। गवर्नर का पावर का आर्टिकल बताओ, 160। ऑर्डिनेंस पावर का आर्टिकल बताओ, 213। मुझे बताओ गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। नहीं आ रहा, रुक जाओ। नहीं आवाज क्लियर है। तो बारिश हो रही होगी आरसी उधर,
इस वजह से हो रहा होगा डिस्टरबेंस मेरे ख्याल से। ठीक है, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, और वो भी वारंट वारंट और हैंड सील भी देती है। ठीक है, ऑथ कौन दिलाता है वो बोलो। ऑथ जब बोलेगा वो अलग चीज है, ऑथ एंड अफर्मेशन कौन करता है गवर्नर को? Chief Justice of India. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, Chief Justice of High Court. हाई कोर्ट, स्टेट का हाई हाँ, कोर्ट। High. ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है ना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, सीजीआई लेवल मैं देख रही हूँ, ये करवा पाऊंगी आप क्लास नहीं करने दो। ठीक है, वो बड़ा है, नहीं कर पाऊंगी। कल से प्रॉपर क्लास होगा 2 घंटे का हुआ आज। और क्या हुआ तुम्हारा? Fundamental rights. फंडामेंटल, दोनों ही बड़ा बड़ा चीज है Fundamental ना। rights. क्वेश्चन क्वेश्चन वो कल करवाती हूँ मैं। हालांकि जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा, सिलेबस भी तो है। चलो ये करो, प्रेसिडेंट जो पढ़ा होगा, जो रिवीजन किया होगा वो कर लेगा। 1 नंबर क्वेश्चन, 1 2 3 4, चलो। Option 3. ठीक, और सब बोलो। इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इधर क्या बोल रहा है? तुम लोग ऑप्शन डी बोली ना, सुषमा क्या बोली? सी। Option 4. ऑप्शन Option D बोले थे डी। डी, ठीक है, चलो। आरसी और लक्ष्मी डी बोली। देखते हैं, आ जाओ। द इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल हम दोनों को फ्लो चार्ट बना के दिखाएंगे इम्पीचमेंट। ठीक है, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही। ए सही है मेरा, हटा दो ये। सबसे पहले तो ये 14 डेज होगा, तो सी हटा दो, ए डी आंसर होगी। इम्पीचमेंट लगाने से पहले 14 डेज का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को। तो यहाँ 30 डे लिखा हुआ है कि गिव द प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए 14 डेज का नोटिस दिया जाता है, ना कि 30 डेज का। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए और डी। बोलूंगी तो एक बार फ्लो चार्ट में बना देती हूँ, तुम लोग इम्पीचमेंट वाला देख लो। ठीक है, मतलब ऐसे कि तुम लोगों को याद हो जाए। थोड़ा बड़ा है ये, बड़ा नहीं है, अगर माइंड में बैठाओगी तो हो ही जाएगा, ऐसा बात नहीं है। किसी को पता है कि कैसे हम लोग करते हैं? पता ही होगा। चलो मैं करती हूँ, आ जाओ। यहाँ पे बना देती हूँ, उसके बाद कहाँ बनाओ, यहीं पे बनाती हूँ, है ना। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट ना, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। ठीक है, पहले ग्राउंड क्या होता है, किस बेसिस पे हम लोग इस पे इम्पीचमेंट लगाएंगे? ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट। अगर ग्राउंड क्या है, ठीक है, समझना अच्छा से। अगर इसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन किया हो, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, तब। ठीक है, फिर इंट्रोड्यूस किया जाएगा ना, इंट्रोड्यूस मतलब इम्पीचमेंट का प्रोसेस कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा? तो भाई इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये नेट का क्वेश्चन है, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? 14 डेज का प्रायर मतलब पहले नोटिस देना होगा। दे दिए नोटिस। ठीक है,
14 डे का नोटिस दे दिया गया। फिर आपको 100 मेंबर का साइन लेना होगा। 100 अगर लोकसभा में करेंगे तो 100 और अगर राज्यसभा में करेंगे तो 50 मेंबर का क्या लेना होगा, साइन लेना होगा, है ना। साइन मतलब 1/4 मेंबर का साइन हो गया, ठीक ना। ये साइन कहलाएगा एटलीस्ट 1/4 मेंबर का साइन, है ना। अगर मेंबर बोले तो 100 और साइन बोले तो 1, अगर ऐसे पूछे तो में तो 1/4, ठीक है ना, 1/4 हो गया। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी से हाउस में बिल को पास करवाना पड़ेगा। स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 मेजोरिटी से, है ना, इम्पीचमेंट को पास कराना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया पहला, ठीक ना। अब मान लो सेकंड हाउस में जाएगा, पहला हाउस जो भी जहां भी इंट्रोड्यूस हुआ होगा, सेकंड हाउस में गया। अब से 1 मिनट इसको ऊपर करते हैं। सेकंड हाउस में जब जाएगा तो सेकंड हाउस में जाएगा तो वो लोग क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करेगा कि इसके ऊपर क्या लगा है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या, एक मिनट, इन्वेस्टिगेशन, है ना, क्या ये वायलेशन सही है कि नहीं, सचमुच इसने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है कि नहीं, ये चेक करेगा। चेक किया तो बोला हाँ, तो फिर सेकंड हाउस में भी, सेकंड हाउस में भी 2/3 मेजोरिटी से पास करवाना पड़ेगा। 2/3 मेजोरिटी से पास करवाना होगा। अगर पास हो गया तब प्रेसिडेंट को क्या किया जाता है, रिमूव। समझ में आ गया ना। चलो आज का क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं, यानी और क्वेश्चन है 1-2 बता दो। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ये नेट का क्वेश्चन था, ये नेट का क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है, नेट का है, ये सीजीएल का। इम्पीचमेंट का आर्टिकल क्या है, इजी से हम याद कर दे इसको, इजी से। आर्टिकल 59 61, इम्पीचमेंट का आर्टिकल 61 है। हाँ, ये 61 याद करना। विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कनेक्टेड, ये उस दिन पढ़ाई हूँ, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ये छोड़ो, ये आर्टिकल नहीं करना, छोड़ दो छोड़ दो। ऑप्शन ये कराई थी उस दिन कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटिव अगर कोई मैटर, हाँ उस दिन कराई थी प्रेसिडेंट ने क्लास में, कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटिव कोई कनेक्टेड होता है ना, कोई मामला हो गया, कोई लड़ाई डिस्प्यूट, तो वो वाला। ये बताओ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द रिलेशनशिप प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट रिलेशन। आर्टिकल 75 हाँ, आर्टिकल 75 में ही प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है ना। मुझे तो फ्लोइंग आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हटा दो। एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी कैरी ओवर द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, हाँ ये दो, ऐसे हो भी जाएगा। देखो कैसे, 57 में तो तुम्हारा इसका दिया हुआ है, यहाँ क्या बोल रहा है कि प्रेसिडेंट के नाम पे काम होता है कौन। 81 तो तुम्हारा ये था, राज्यसभा था। 48 भी तुम्हारा है ही नहीं, तो 77 ही आई है तुम्हारा। हाँ ये देखो, ये नेट का क्वेश्चन, ये करो, ये नेट का है। कौन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ऑप्शन टू, टू बोल रही ना, ठीक है, और बोलो कौन बोलेगा इतना। उसने क्लास में करवाई थी, नेट का क्वेश्चन है। नंबर इलेक्टेड मेंबर, हाँ सही बोली, इलेक्टेड मेंबर, ठीक है ना। और मैं नाम भी बताया कौन कौन इलेक्ट, दोनों हाउस का, पार्लियामेंट का, है ना। इलेक्टेड मेंबर कौन नहीं करता है भाई, लोकसभा में तो करता है, वो तो वो इलेक्टेड हाउस, तो बोथ हाउस में लोकसभा आ गया, यहाँ नहीं हो पा रहा ना।
अच्छा देखो लिखा नहीं रहा, मैं बताती हूँ। देखो राज्यसभा और लोकसभा तो पार्टिसिपेट करता ही है, और स्टेट लेजिस्लेचर भी पार्टिसिपेट करता ही है। इस लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं करती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं करती है, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पर एक बार फ्लो चार्ट बना रही हूँ। मैं उस दिन बोली क्लास में करवाई थी ये वाला। इन क्वेश्चन में पार्टिसिपेट कौन कौन करता है? पार्लियामेंट के बोथ हाउस, इलेक्टेड इलेक्टेड मेंबर जो भी होंगे, इलेक्टेड मेंबर होंगे, चाहे पार्लियामेंट के बोथ हाउस हो, यानी लोकसभा सभा, पार्लियामेंट पार्लियामेंट बोथ हाउस कौन बनाएंगे बताओ? मेरा आंसर ऐसे सॉल्व हो गया। लोकसभा और राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर देख लो, इलेक्टेड है, ठीक है। फिर मैं बोली स्टेट असेंबली, ठीक है। फिर मैं बोली स्टेट टेरिटरीज, यूटी दिल्ली में और पौडुचेरी में, ठीक है। और कौन, ये देखो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बता देती हूँ। जिस तरह से सेंटर में तुमको लोग चाहिए तो मैं कल बताऊंगी, उस तरह से तुमको स्टेट में भी मिलेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। और स्टेट लेजिस्लेटिव, हाँ बिल्कुल सही बोली, स्टेट काउंसिल, काउंसिल है ये, ठीक। को बोलेंगे राज्य, अगर सेंटर में देखो को बोलेंगे लोकसभा। लेकिन मेरी एक बात सुनो, ये सिर्फ जो स्टेट लेजिस्लेटिव सिर्फ 6 स्टेट में है, 6 स्टेट में, तो इसीलिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही मेन है। स्क्रीन चली गई नहीं है ना? तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही मेन है, ठीक ना? नहीं चली गई, अभी गई। हाँ अभी गई। हाँ नहीं तो तुम लोगों को समझ में आ रहा ना? एक मिनट आने दो। वेट बस हो गया। अरे आंधी तूफान आ रही है ना, इसकी वजह से ये हट जा रही है इंटरनेट। मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? हेलो, हाँ हाँ बोल रही, हाँ तो क्लास ही तक रखती हूँ, लास्ट क्वेश्चन ही था। वो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आंधी तूफान आ रही है ना, तो तुम्हारा इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो। रुक जा मैं देख रही हूँ, आ गया तो मैं कर लेती हूँ, रुक जा। नहीं हट गया, फिर हट गया। कल भी यही टाइम पे क्लास होगा ना, 3 बजे? हाँ 3 बजे से होगा, ठीक है ना?